अस्सलामुअलैकुम जी। तो हमारी डिवीजन क्लास चल रही थी काउंटिंग की। आज डे 5 है और इंशाल्लाह आज जो है हम चैप्टर 6 डेप्रिसिएशन को कवर करेंगे। डिटेल में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन को हमने किस तरह जो है वो लेकर चलना है। अच्छा, एक होता है आपके पास इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड। इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके सामने ना हो, जिनको आप जो है वो छू ना सकते हो। जैसे आपके लेसेंस वगैरह हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ये भी आपके नॉन करंट एसिड के अंदर ही कैटेगराइज होते हैं। इनको आप ना तो छू सकते हो, ना ही आप इनको टच कर सकते हो, लेकिन ये आपके जो है वो नॉन करंट एसिड होते हैं। और ये कौन से नॉन करंट एसिड होते हैं? ये आपके इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड कहलाते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह रखती हैं। उनके सॉफ्टवेयर काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं और ये उनके नॉन करंट एसिड होते हैं, क्योंकि इन्हीं की बेसिस के ऊपर उनकी जो है वो सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं। जैसे अगर हम सीए की बात करें, तो अगर हम ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा है, जहाँ पे हमारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हमारे नोट्स पड़े हुए हैं, हमारे टेस्ट सेशन पड़े हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे एक सॉफ्टवेयर में पड़ी होंगी। तो ये सब कुछ हमारे लिए नॉन करंट एसिड ही है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? हमारा इंटेंजिबल एसिड होगा। हम लेक्चर्स को छू तो नहीं सकते होंगे, हम टेस्ट सेशन को छू तो नहीं सकते होंगे, क्योंकि वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में वो हमारे पास अवेलेबल होंगे। ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? टेंजिबल नॉन करंट एसिड होते हैं। ऐसे एसिड जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप छू सकते हो। जैसे आपके पास लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गए, फिक्सचर्स हो गए। इसी तरह आपके पास मोटर व्हीकल्स होगी। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप छू सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर फॉल करते हैं, जिसे हम पीपीई भी कहते हैं। अब जो आपके पास टेंजिबल नॉन करंट एसिड्स होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इसके ऊपर आप क्या करते हो? इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। तो डेप्रिसिएशन आप किसके ऊपर कैलकुलेट करते हो? टेंजिबल नॉन करंट एसिड्स के ऊपर। और इनटेंजिबल के ऊपर आप अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हो, जो कि अभी फिलहाल आपसे इररेलेवेंट। डिस्टिंग्विश नॉन करंट एसिड एंड इन्वेंट्री। अगर हम इन्वेंट्री और नॉन करंट एसिड में फ़र्क करें, तो इन्वेंट्री क्या होती है? वो चीज़ जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। जैसे अगर कोई जो है वो मशीनरी का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए मशीनरी क्या होंगी? अब इन्वेंट्री होगी। अब मशीन उसके लिए एसिड नहीं होगी। अगर कोई कंपनी मशीन सेल एंड परचेज करता है, तो कंपनी जो मशीनें सेल कर रहा है, तो सेलिंग ऑफ मशीन जो है वो उसकी इन्वेंट्री होगी। अब नॉन करंट एसिड नहीं होगा, क्योंकि ये उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है, मशीनें सेल करना। तो ये इसकी इन्वेंट्री बन जाएगी। अब वो उसका नॉन करंट एसिड नहीं बनेगा। इसी तरह अगर कोई जो है कोई और आइटम सेल करता है जो कि नॉन करंट एसिड के अंदर फॉल करती है, कोई एग्जांपल दे लें आप। जैसे कोई मोटरसाइकिल सेल करता है, मोटरसाइकिल वैसे तो करंट एसिड के अंदर फॉल करती है, लेकिन अगर वो उसका बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो ये कहाँ पे फॉल करेगी? इन्वेंट्री के अंदर फॉल करेगी। यहाँ पे नीचे भी एग्जांपल वही है कि अगर एक बंदा जो है वो मशीन को सेल करता है, तो मशीन जो है वो उसका अब नॉन करंट एसिड नहीं कहलाएगी, बल्कि वो उसका क्या कहलाएगी? उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। अगर वो मशीनरी उसकी सेल करती है, तब वो उसका नॉन करंट कहलाएगी। यानी कि उसको जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसको बनाती है, उनको प्रोड्यूस करती है। लेट्स सपोज अगर हमने एक मशीनरी लगाई हुई है जो मोटरसाइकिल बनाती है, तो ये मशीनरी अब हमारा नॉन करंट एसिड है। लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो हमारा करंट एसिड नहीं होंगे या नॉन करंट एसिड नहीं होंगे। मोटरसाइकिल हमारा क्या होंगी? वो हमारा इन्वेंट्री कहलाएंगी। नॉन करंट एसिड कैसे आप मैयर करते हैं? इनिशियल इनकी मैयरमेंट कैसे होती है? इसके अंदर आपके पास आती है परचेज प्राइस, जितने का आपने नॉन करंट एसिड खरीदा होता है वो प्राइस आती है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आपने इसको इंपोर्ट किया तो उसके अंदर इंपोर्ट की ड्यूटी आप ऐड करोगे। इसके अलावा कोई नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, आपने ऐसे टैक्स दिए जो नॉन रिफंडेबल हो। आफ्टर एडजस्टिंग अ ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो उसको एडजस्ट करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स मिले हैं तो उसको एडजस्ट करने के बाद, अगर आपको रिफंडेबल परचेज टैक्स मिला हुआ है, तो फिर वो नहीं आप इसकी कॉस्ट में हिस्सा बनेगा। तो नॉन करंट की कॉस्ट में क्या क्या बनेगा? एक तो उसके पास आपके परचेज प्राइस आएगी, एक आपके पास जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, एक नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स आएंगे। इसके अलावा जो है डायरेक्ट कॉस्ट, जो उसको लाने का खर्चा है आपके वेयर हाउस तक, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन तक,
ठीक है। कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसिड टू योर लोकेशन, आपकी लोकेशन तक लाने का जो उसका खर्चा है, यानी कि कैरिज इनवर्ड जो है वो भी उसकी हिस्सा बनेगा। इसके अलावा कोई भी नेसेसरी चीज़ जो उसको ऑपरेशन के अंदर लेकर आने के लिए कोई भी आप खर्चा करते हैं, कोई ऐसा खर्चा कि अभी वो मशीन आपने उसमें इंस्टॉलेशन आप उसकी लगा लें, या कोई इस तरह का खर्चा जो उसको ऑपरेशन में लेकर आने के लिए ज़रूरी है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी नॉन करंट एसिड का हिस्सा बनेंगी। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसिड टू द लोकेशन, ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली हिस्सा हो एसिड को लेकर आने के लिए। और वो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती है? लेट्स सपोज आप कोई जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, उसकी आप कोई वेजेस पे कर रहे हो, या जो है वो आप साइट प्रिपेयर कर रहे हो, मटेरियल लेबर कॉस्ट जो उसके ऊपर लगती है, यानी कि जो जगह पे आपने ला के रखनी है उसके लिए कोई जगह वगैरह प्रिपेयर कर, वो भी जो है वो इसका डायरेक्टली हिस्सा बनेगी। या कोई जो है वो डिलीवरी एंड उसकी हैंडलिंग कॉस्ट है, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट है, या कैरिज है, या फ्रेड है, तो ये तमाम चीज़ें, फ्रेड जो होता है वो किराया होता है, तो तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहलाती हैं। इंस्टॉलेशन या असेंबलिंग कॉस्ट, उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट, या उसके जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट जगहों के ऊपर टूटे हुए थे तो उनको एक जगह पे इकट्ठा करके फिर उसको असेंबल करना, यानी कि टायर अलग था, इंजन अलग था, उन चीज़ों को असेंबलिंग करना। जैसे पाकिस्तान जो है वो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनको असेंबल करता है, तो ये क्या है, ये भी उसकी कॉस्ट में आप ऐड करोगे। या उसको टेस्ट करने की कॉस्ट, यानी कि उसको पहले मार्केट में लेके आने से पहले जो आप टेस्टिंग करते हो, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी उसके अंदर आप जो है वो डायरेक्टली उस कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो, एसिड की कॉस्ट का। प्रोफेशनल फ़ीस होगी, उसको भी जो है वो कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि जब आगे जाकर आप कहीं आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है क्या वेजेस जो है वो एसिड का हिस्सा बनेंगी। अगर तो वो डायरेक्टली उसका पार्ट है, यानी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, उसको एसिड को अपनी फॉर्म में लेकर आने का हिस्सा बनती हैं, तो वो फिर एसिड का हिस्सा बनेंगी। इसी तरह साइट प्रिपरेशन हो गई, डिलीवरी चार्जेस हो गए, हैंडलिंग कॉस्ट हो गई, इंस्टॉलेशन या असेंबली की कॉस्ट होगी, तो तमाम कॉस्ट उसका एसिड का हिस्सा बनेंगी। ये हमारे पास अब एक एग्जाम्पल है। एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, द इनवाइस ऑफ द मशीनरी शो द फॉलोइंग आइटम्स, और वो जो है हमें फॉलोइंग चीज़ें जो है वो शो करती है। इनवाइस के अंदर हमें पास जो है वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ रही है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आ रही है, हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ 12 मंथ वारंटी ऑन द मशीनरी, उसके ऊपर जो कॉस्ट है वारंटी की वो भी आ रही है। और उसके अलावा जो हमें टोटल पेएबल जितने हमने देने हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। In addition, the entity incurred 3.4 million in making modification to its factory so that heavy machinery could be installed, और 3.4 मिलियन की कोई हमने उसमें मॉडिफिकेशन की है, तो ये मॉडिफिकेशन जो है वो मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। एक तो ये मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, अभी हमने पीछे पढ़ा जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस हिस्सा बनेगी। दूसरा उसको लाने का खर्चा जो कि ये है। इसके अलावा हमने पढ़ा कोई अगर उसको डायरेक्ट उसके ऊपर कोई खर्चा आता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, तो वो क्या हमारे पास 3.4 मिलियन, क्योंकि मॉडिफिकेशन हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई जी कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास इसको लाने का खर्चा आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया मॉडिफिकेशन कॉस्ट। तो इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल एसिड की कॉस्ट बनती है। इसके अंदर वारंटी हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि वारंटी जो है वो ना तो इसका हिस्सा होती है और ना ही वो इसका हिस्सा बनती है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। A business acquire a new premises at the cost of 400 million on 1st January 2015 in the period to the year ended of 31 March 2015 the following further cost were incurred। एक बिजनेस ने एक्वायर किया है, उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो इतने मिलियन की है, और कह रहा है इन द पीरियड टू द ईयर एंडेड ऑफ इतने द फॉलोइंग फर्दर कॉस्ट वर इंकर्ड, और उसके ऊपर जो फर्दर कॉस्ट है वो कौन कौन सी इंकर्ड हुई है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडॉप्टेशन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, उसके ऊपर कोई कॉस्ट हमारी खर्च हुई है। उसके अलावा कोई लीगल कॉस्ट वो हमारी खर्च हुई है, तो मैंने आपको कहा था लीगल फीस भी जो है वो आती है। इसके अलावा मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर ऐड की गई है। इसके अलावा जो है वो कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर द मशीन टू यूज, ये मशीन के लिए ज़रूरी थे
तो ये जो है हमने इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मशीन है, मशीन की कॉस्ट जो है वो हमारे पास इतनी है। What amount should be appear as the cost of premises in the entity statement of financial position? आप क्या कॉस्ट जो है वो इसमें अपनी एंटिटी की लिखेंगे, आप ज़रा मुझे बताएं क्या कॉस्ट आनी चाहिए यहाँ पर। पहले 5 मिनट ज़रा जान का वेट कर लें, उसके बाद मुझे इसका सोल्यूशन भी बता दें। चलें अब आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक तो प्रीमिसेस की कॉस्ट 400 मिलियन ये आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जी लीगल फीस जो है वो भी आती है, और ये हमने किस जगह पे पढ़ा था, अभी रिसेंटली पिछली स्लाइड के अंदर हमने डिटेल में जाके इसको क्लियर किया था। ये कॉस्ट का हिसाब आपने क्या बनाना है, आपने जो है वो परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, या कोई जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो, या उसके ऑपरेशन। और हमने इसमें पढ़ा था कि वेजेस, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल उसकी कोई डिलीवरी या हैंडलिंग कॉस्ट है, इसके अलावा जो है उसकी इंस्टॉलेशन और उसको टेस्ट करने का, और प्रोफेशनल फ़ीस। यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोफेशनल फ़ीस कहाँ पे आ रही है जी, ये डायरेक्टली कॉस्ट में आ रही है, तो ये भी जो है वो इसका हिस्सा बनेगी। तो अभी जो है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर है जहाँ पर, तो यहाँ पर जो लीगल फ़ीस है ये भी जो है वो हम कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। तो एक तो आ गई आपके पास 400 मिलियन रुपीज़ इन थाउजेंड कर लो आप इसको। उसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट कॉस्ट इनिशियल अडॉप्टेशन ऑफ बिल्डिंग, ये कॉस्ट आनी चाहिए आपके पास, ये कॉस्ट भी आ गई। उसके बाद मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट तो कोई लेना देना नहीं ना, ये नहीं आएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन यूनिट नेसेसरी फॉर मशीन टू बी यूज्ड, क्या ये मशीन के अंदर कोई हमने चेंजेस किया, क्या मशीन को हमने असेंबल किया है, नहीं, ये तो हमने एयर कंडीशनिंग जो है वो चीज़ें लगाई हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग तो नहीं इसका हिस्सा बननी चाहिए, कि बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टोटल आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो समझ ना आई।
डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपके पास किस तरह आती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, या आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आती है और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ये एक एस्टिमेट होता है, आपकी जो बिजनेस के लोग होते हैं वो एक एस्टिमेट करते हैं कि ये बाद में जाके मार्केट में इतने की सेल हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर आपने 10,000 की बाइक खरीदी है, तो आप किसी सीनियर बंदे से जाके पूछते हो, कहता है जी ये मार्केट में इतने साल यूज़ करने के बाद आप इसको 2,000 की सेल कर दोगे, तो अब इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या आपके पास 8,000 है, और आप उसको 8,000 को अगर आप 10 साल यूज़ करते हो बाइक को, तो 10 साल पे इसको डेप्रिशिएट कर दो। और कैरिंग अमाउंट आपके पास कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से अगर आप अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी इस, ठीक है, आप इसको WDV भी कह सकते हो। और WDV क्या होती है अभी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं उसके साथ। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज़ कर सकते हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर सकते हो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर सकते हो, या सम ऑफ डिजिट मेथड यूज़ कर सकते हो। इस सब के ऊपर कंप्लीट डिटेल में अभी एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, डेप्रिसिएशन आपके पास कैसे आती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो यहाँ से आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर आपके पास जो है वो आपकी बाइक जो है वो है 1,00,000 रुपए की, और हम कहते हैं कि जी हम इसको जब बेचने जाएंगे तो ये मार्केट के अंदर 30,000 की बिक जाएगी, एक एस्टिमेट ले रहे हैं, और हम इसकी यूज़फुल लाइफ ले लेते हैं कि हम इसको जो है वो 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने साल तक यूज़ कर सकते हैं, हम इसको सोच रहे हैं कि हम इसको आराम से 10 साल तक यूज़ कर लेंगे। तो अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, डेप्रिसिएशन क्या आएगी, सत्तर नहीं आ जाएगी, 7,000 आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन इस तरह भी यूज़ कर इसकी निकाल सकते हो, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। हो सकता है आपको रेट दिया हो कि जी आपकी बाइक जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर 10% अप्रिशिएट होती है, आप उससे भी निकाल सकते हो। और रेट कैसे निकालोगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आएगी, और डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आती है, अभी पीछे पढ़ के नहीं आए थे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हमने की, ये हमारे पास आ गई डेप्रिशिएबल अमाउंट। कॉस्ट कितनी थी 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ हमने रखी 10 साल। तो यहाँ से आपके पास एक रेट आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेट आ जाएगा। $0.7, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से, तो 1,00,000 को मल्टीप्लाई करो आप 0.7 से, तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या आती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट 7,00,000। ये आप लोगों ने गलत लिखवाई है ना, ये 70 है। एक लाख में से 30,000 आप लोगों ने लेस कर दिया। अब 70,000 को आप डिवाइड करें, $0.07, ये आपके पास आएगा रेट। और इस रेट को मल्टीप्लाई कर दें आप कॉस्ट से, कॉस्ट कितनी है 1,00,000, तब आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 7,000। ठीक है,
समझ आई। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालने को आप किस तरह निकालेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, इससे आप डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। और अगर आपने रेट निकालना हो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी, और कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके आप यहां से रेट निकाल लो। नेक्स्ट हमारे पास आता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता क्या, इस मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो एनुअल डेप्रिसिएशन होती है फिक्स एसेट की, वो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट के ऊपर कैलकुलेट होती है। मतलब अगर आपने एसेट लिया है 1 लाख रुपए का और उस पर आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है 7,000, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, तो 1 लाख में से आप क्या करोगे, 7,000 लेस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 93। अब इस अमाउंट के ऊपर आप दोबारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट के ऊपर नहीं, कैरिंग वैल्यू के ऊपर। इसके बाद दोबारा रेट लगाओगे 0.07, अब डेप्रिसिएशन आपके पास क्या आ जाएगी 6510, रेट क्या था हमारे पास 0.07, एग्जाम्पल है ना, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें से ये वैल्यू लेस करोगे, 93,000 में से लेस करोगे आप 6510, जो अमाउंट आएगी वो आपके पास क्या होगी, कैरिंग वैल्यू होगी, और इस कैरिंग वैल्यू के ऊपर आप क्या करोगे, इस कैरिंग वैल्यू के ऊपर अब अगली दफ़ा आप रेट लगाओगे। समझ आ रही, कैरिंग वैल्यू क्या आएगी 86490, अब इसके ऊपर दोबारा से आप रेट लगाओगे। अगर आपको यहां पे इस मेथड में रेट फाइंड आउट करना है तो रेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, इससे आप कैलकुलेट करोगे रेट। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये वाली नेट बुक वैल्यू, ये वाली नेट बुक वैल्यू, ये वाली नेट बुक वैल्यू, इस पर रेट मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन ही लेके चले तो 1 माइनस हमारे पास क्या था, उसकी लाइफ थी 10, और रेजिडुअल वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमने सोचा था जी रेजिडुअल वैल्यू हमारी हो जाएगी 30,000, और कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट हमने सोचा था 1 लाख, तो यहां से हमारे पास क्या निकल आएगा रेट, इस रेट से हम क्या कर लेंगे, इस रेट से आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ आई। तो यहां से जो हमारे पास रेट आएगा उस रेट को फिर हम क्या करेंगे, हर दफा नेट बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन आती जाएगी। एन एसिड कॉस्ट 10,000 एंड हैज एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2,000 एट द एंड ऑफ इट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल, कॉस्ट कितनी है उसकी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, द रिड्यूसिंग बैलेंस परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम करेंगे 1 माइनस अंडर रूट, लाइफ कितनी है 5 साल, और हमारे पास सबसे पहले इसकी क्या आएगी रेजिडुअल वैल्यू, वो आ गई 2,000, और कॉस्ट हमारे पास आ गई 10,000, तो इस फार्मूले से हम इसकी रेट ही निकाल लेंगे इजीली, तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा इसका, ये आ गया रेट, 1 माइनस 5 आ गई वैल्यू, ये हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू आ गई, कॉस्ट आ गई, तो ये आ गया हमारे पास 27.5% इसकी हमारे पास आ रही है रेजिडुअल वैल्यू की परसेंटेज। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इसमें जो है वो पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दोगे इस अमाउंट के साथ, 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.275 के साथ, तो ये आपके साथ जो पहले साल डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 2750।
और अगर आप इसको कॉस्ट में से लेस कर लें तो आपके पास पहले साल ये आई डेप्रिसिएशन, दूसरे साल क्या आएगी आपके पास 7250 कैरिंग वैल्यू आ गई, इसको इसमें से लेस किया, कैरिंग वैल्यू आ गई 7250। अब इसके ऊपर आप दोबारा रेट लगाएं, अगले साल डेप्रिसिएशन हमारे पास ये होगी 1993। आप 7250 में से लेस कर लें 1993, ये आपके पास आ गई 5257 कैरिंग वैल्यू। इसको फिर मल्टीप्लाई करें 0.275 से, तो तीसरे साल की आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1445। अब 5257 वैल्यू थी, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, 5257 में से ये वैल्यू लेस करते हैं 1445, अपने पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 3812। इस पर दोबारा से परसेंटेज लगाया 0.75 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगले साल डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 1048, चौथे साल आ गई। अब इस अमाउंट में से ये अमाउंट लेस कर दें, 3812 माइनस 1048, कैरिंग वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2764। इस कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लें 0.275, आपके पास आएगी 760 और 2764 में से लेस कर दें 760, तो आपके पास बच जाएगा 2004। राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है इसलिए 4 आ रहा है, अदरवाइज ये पूरा 2000 आ रहा था। और ये वही 2000 है जो आप जाकर एंड के ऊपर इसको मार्केट में जाके सेल कर सकते थे, इसकी रेजिडुअल वैल्यू बनती थी। ये मैंने इसीलिए आपको पूरा कंप्लीट इसलिए सॉल्व करके बताया कि यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू आप क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये लास्ट में आपके पास जाके बचेगी। तो जो कैरिंग वैल्यू आ रही है उसके ऊपर आपने रेट लेना है। यहाँ पे कैरिंग वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी ईयर 1 के अंदर, ईयर 2 के अंदर आ रही थी क्या 5257 आई थिंक सो, ये हमारे पास 3 में आई, ये 4 में आई और ये हमारे पास 5 में आ गई कैरिंग वैल्यू, और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही है इधर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एंटिटी हैज़ कॉस्टिंग इतने रुपीज़ विच इज़ परचेज्ड, इतने को उसने परचेज किया है और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो ये है, और हमें कह रहा है कि WDV को आपने यूज़ करना है, रेजिडुअल वैल्यू को आपने यूज़ करते हुए इसका जो है वो आंसर बताना है। डेप्रिसिएशन हमें 2022 की, 2023 की, 2024 की हमने बतानी है। हमारे पास क्या है, कॉस्ट जो है वो ये है एंटिटी की, परचेज जो हमने इस डेट को किया है और 3 साल उसकी लाइव है, रेजिडुअल वैल्यू ये है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम परसेंटेज नहीं निकाल लेंगे, तो क्या परसेंटेज आती है 1 माइनस 3 अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट 25898, तो क्या आपके पास वैल्यू आती है, निकाल ली सबने परसेंटेज, उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से और आंसर बता दें। परसेंटेज आई है 51.25 परसेंटेज आई है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन। WDV होती है रिटन डाउन वैल्यू। अगर आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दें, सॉरी कैरिंग वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगी WDV। तो WDV क्या है हमारे पास, ये आई WDV। अब इस WDV के ऊपर यानी कि कैरिंग वैल्यू के ऊपर फिर से आप रेट लगाओ 51.25% का, फिर से रेट लगाया 51.25% का, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्या आ गई डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस कर दो तो ये हमारे पास दोबारा से आ गई WDV या कैरिंग वैल्यू आ गई। इस कैरिंग वैल्यू में फिर से 51.25% का रेट लगाओ, फिर से हमने 51.25% का रेट लगाया और ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को इस वैल्यू से फिर से लेस कर दो तो ये हमारे पास आ गई कैरिंग वैल्यू, कोई प्रॉब्लम।
इस सवाल को अच्छे से देख लें, कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ जो समझ ना आई हो तो अभी पूछ लें। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये एक अच्छी कंप्रीहेंशन एग्जांपल है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस एग्जांपल को लाजमी एक दफ़ा आप लोग देख लें। अच्छा, अगली एग्जांपल लिखते हैं। इसको रीड करें। और इसका आंसर निकाल के एंड कंक्लूजन भी बताएं कि क्या था आंसर। सबसे पहले तो आप लोगों को रेट निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पर आप लोगों ने इसको करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। आप कैलकुलेट करें, सबसे पहले रेट निकालें और रेट निकाल के बताएं क्या आता है। रेट सेम उसी फॉर्मूले से 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। रेट आया जी 36.9%। अब मुझे जो है वो आप लोग एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दें। सब कैलकुलेट करें, कोशिश करें कि इसको सारे बच्चे जो है ना वो कैलकुलेट करें। ईयर 1 के ऊपर क्या आपके पास आ रही है? 5 सालों तक आप इसको कैलकुलेट करें, लास्ट में आपके पास ये बचेगा 5वें साल। जी, क्या ईयर डेप्रिसिएशन 36900 2000 आपके पास आ रही है 21 में। नेक्स्ट 23284 ये आ रही है आपके पास 2022 में। आगे 14692 ये आ रही है आपके पास 2023 में। 9271 ये आपके पास आ रही है 2024 में। 5853 ये आपके पास आ रही है 2025 में। तो ये आपके पास आई है एनुअल डेप्रिसिएशन। और 2025 में जो कैरिंग वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 10,000, सेम वही जो रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे? जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन हमने कर लिया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हमें परचेज प्राइस दी हुई है, उसकी स्क्रैप वैल्यू दी है,
स्क्रैप वैल्यू भी जो है वो आपके पास रेजिडुअल वैल्यू ही होती है, स्क्रैप वैल्यू भी आपको दी हुई है। स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर आपने बताना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर बताना है। ये आ गया आपके पास परचेज प्राइस और ये आपके पास आ गया स्क्रैप वैल्यू। स्ट्रेट लाइन पर जो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है पहले तो वो बताए ना, लाइव एस की 4 साल, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, क्या आती है आपके पास 174। ये डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होनी है। स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन सेम होती है जो हर साल चार्ज होती है। इस बात से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर एक ही डेप्रिसिएशन होती है जो हर साल, तो हर साल 174 आप जो है वो इस वैल्यू में से निकालते जाएंगे, 4 सालों तक निकालेंगे, लास्ट के ऊपर आपके पास स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी। कोई प्रॉब्लम? अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए। और फार्मूला हमारे पास क्या था, 1 माइनस एन अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ कॉस्ट। उस फार्मूले को यूज़ करते हुए जब भी हमने प्रीवियस ये जो फार्मूला यूज़ किया, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी। तो वैल्यू निकाल के बताएं क्या वैल्यू आती है आपके पास। परसेंटेज क्या आ रही है आपके पास, 40%। और अगर अब इससे मैंने आपको कहना हो कि आप मुझे हर साल की डेप्रिसिएशन निकाल दें तो आप इजीली निकाल देंगे। 800 मल्टीप्लाई बाय 40%, पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, 320। फिर 800 माइनस 320 मल्टीप्लाई बाय 40%, अगले साल की डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, 192। 800 माइनस ये ईयर 2 में हम लोग प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे चलना होता है ना, रेजिडुअल वैल्यू में तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 40%, ऐसे ही करेंगे। तो आपके पास क्या आंसर आएगा ईयर 2 में, डेप्रिसिएशन 192%, 192 आएगी आपके पास। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, 800 माइनस 320 माइनस 192, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% से, फिर ईयर 3 में डेप्रिसिएशन आ जाएगी 115। फिर ईयर 4 में क्या करेंगे, 800 माइनस 320 माइनस 192 माइनस 115 आ जाएगी कैरिंग वैल्यू ईयर 4 के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि क्या आती है 69 आती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। 4 मेथड थे ना, उसमें से एक मेथड ही है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें आपके पास क्या था, रेट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, बस ये फर्क है इसमें। होता है ये भी स्ट्रेट लाइन बेस की तरह का ही है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पे यूजफुल लाइफ लेते हैं, यहाँ पे आप यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स लेते हैं। और इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, यूनिट यूज्ड और प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट। अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स मेथड, इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर इन डिजिट्स। आपको ईयर्स दिए होंगे, उसका आप सम इन डिजिट्स लोगे और फिर आप इसको जो है वो निकाल दोगे। इस फार्मूले को नोट कर लें, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये मज़ीद आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये मेथड भी और प्रोडक्शन मेथड भी। इसको आप दूसरे तरीके से, एक और तरीके से भी कर सकते हो। वो आप क्या कर सकते हो कि आप अगर सम ऑफ ईयर इन डिजिट्स निकालना चाहते हो तो आप उसको क्या करोगे, n इंटू एन प्लस 1/2। अगर आपको ईयर दिए उनको सम ऑफ डिजिट्स निकालना चाहते हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो निकाल लोगे, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये एग्जांपल है, ये आपके पास यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड की है। इसमें प्लांट जो है वो इतने का आपने परचेज किया है, उसकी यूज़फुल लाइफ ये है और रेजिडुअल वैल्यू उसकी है। सॉरी,
ये जो है आपके पास यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं है, वैसे एग्जांपल है, इसको आपने सॉल्व करना है। प्लांट आपने इतने का लिया, इसको यूजफुल लाइफ इतनी है, रेजिडुअल वैल्यू इतनी है। अब आपने जो है क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और आप इसको सॉल्व करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेट निकालोगे, रेट निकालो 1 - 5 अंडर रूट 10,000 डिवाइड बाय 100,000, ऐसे ही करोगे। रेट क्या आएगा आपके पास, 36.9%, यही रेट आएगा। और इस रेट को मल्टीप्लाई करते जाओगे इस वैल्यू से, और हर साल के आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आती रहेगी। अच्छा, अब ये जो प्रीवियस सवाल है, ये जो अभी हमने किया है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको कहूँ कि आप इसी क्वेश्चन को अब सम ऑफ डिजिट्स मेथड से करें, तो अब आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। n कितना है हमारे पास, 5 +1 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा आपके पास, 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15 सम ऑफ डिजिट आ गया, सम ऑफ डिजिट आ गया। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला ये था कि डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स। तो ये हमने निकाल लिया, 15 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है। 1 लाख में से ये लेस कर देंगे 10,000, डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 90,000। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रिमेनिंग ईयर से, और डिवाइड कर देंगे हम सम ऑफ डिजिट से, जो कि हमारे पास क्या है, 15 है। अब यहां पे हम कहाँ खड़े हैं, पहले साल, तो रिमेनिंग ईयर आपके पास कितने रह जाएंगे, पहले साल तो 5 ही होंगे ना रिमेनिंग ईयर। आप मल्टीप्लाई करें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या है आपके पास, 30,000। ये डेप्रिसिएशन आई है पहले साल। दूसरे साल आपके पास क्या होगा, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15, क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 15, 24,000। तो दूसरे साल आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2021 में आपके पास आएगी, ये 2022 में आपके पास आएगी 24,000 डेप्रिसिएशन। 2023 में क्या आएगी आपके पास, रिमेनिंग साल कितने रह जाएंगे, 3। अब फिर आ जाएगी आपके पास 18,000 2023 में। इसी तरह 2024 में 12,000, 2025 में 6,000। इसी क्वेश्चन को अभी हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी देख लिया, इसी क्वेश्चन को हमने अभी सम ऑफ डिजिट मेथड से भी देख लिया। समझ आई सम ऑफ डिजिट्स मेथड। फार्मूला क्या था हमारे पास, डेप्रिसिएशन अगर हमने निकालनी है तो डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन डिजिट्स। और वो कैसे निकालेंगे,
डिजिट्स में, वो आप इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमने डेप्रिशिएबल अमाउंट रखी, यहाँ पे हमने रिमेनिंग लाइव रखी, रिमेनिंग ईयर्स रखे, और यहाँ पर हमने जो है वो सम ऑफ ईयर्स रखे, और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आंसर इसका भी 15 आ जाएगा। फिर वही डेप्रिशिएबल अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगी, इसमें से ये लेस कर देंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी। तो पहले साल की मैं आपको निकाल देता हूँ, आगे आप खुद ईयर 2 पे आप खुद चले जाएंगे। ये आपके पास वैल्यू आई डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग लाइफ, वो हमारे पास 5 ही रहेगी, कोई पहला साल है, और 15, तो आपके पास क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन पहले साल की, 120,000,000। आपसे कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है, तो ये आपके पास ईयर 1 की डेप्रिसिएशन आ गई। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन आपके पास क्या आती है, निकाल के बता दें अभी, 96,000,000। तो अब कैरिंग वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। 4 लाख में से ये दोनों डेप्रिसिएशन लेस कर देना, तो आप कैरिंग वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। क्या आती कैरिंग वैल्यू, 184,000। कोई प्रॉब्लम, समझ आ गई। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये अब प्रोडक्शन वाला सवाल है। सम ऑफ डिजिट से देख लिया, ये अब आपने प्रोडक्शन से करना है। सॉल्व करें से और आंसर बताएं। फार्मूला याद है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। कितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करती है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो यूनिट्स है, कॉस्ट है, रेट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और उस रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट यूज्ड और प्रोड्यूस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आगे डेप्रिसिएशन सिर्फ उसके ऊपर चार्ज करनी है जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो। अगर एसिड अवेलेबल फॉर यूज ना हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें,
लैंड को हमने डेप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है। और जो बिल्डिंग थी उसको हमने 50 साल पर डेप्रिशिएट कर दी, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे उसने हमें कहा था। सिंपल क्वेश्चन था। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, अगर डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए तब आप क्या करेंगे? इस सवाल को रीड करें और 2001 से लेकर 2004 तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें। एसिड परचेज कितने का क्या ये इसकी वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू नील है, यूजफुल लाइफ 10 साल है। हमें कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, दो हज़ार एक 2002 तक तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते रहे, तो वहाँ तक तो कहानी बड़ी आसान है। 2001 में डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, 10,000 डिवाइड बाय 10, 1,000 रुपया, ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 2001 में। 2002 में भी डेप्रिसिएशन यही आएगी, लेकिन 2003 में क्या हुआ, 1 जनवरी 2003 को हमें ये पता चला कि स्ट्रेट लाइन जो है वो मेथड सही नहीं है, तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि 25% लें। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला, आप देखें आपके एसिड की कैरिंग वैल्यू कितनी है इस टाइम, या आपके एसिड की वैल्यू 10,000, इसमें से 2 साल की 2001 और 2002 की डेप्रिसिएशन लेस कर दें, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,000। इसके ऊपर अब आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ले लेना है, रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर 25%। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2003 के अंदर। इसी तरह 2004 में क्या करेंगे, 8,000 में से लेस करेंगे 2,000, उसके ऊपर 25% ले लेंगे जो कि आ जाएगी 1,500। पॉइंट समझ आया? तो ये आपके पास 2004 में डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर यूजफुल लाइफ को रिव्यू करें या रेजिडुअल वैल्यू को रिव्यू करें या उनमें कोई चेंजेस आए तब क्या करेंगे? परचेज हमने कितने का किया, एसिड इतने का, रेजिडुअल वैल्यू ये थी, 10 साल हमने यूज करना था, पाँच साल इंक्रीज हो जाती है 3,000 तक। पहले साल तो कोई मसला ही नहीं ना 2001 में, 2003 में जाके प्रॉब्लम आ रही है। 2001 में सबसे पहले आपने क्या किया होगा, 12,000 में से लेस किया होगा 2,000, ठीक है। क्या आ गया, 10,000, 10,000 को डिवाइड बाय 10 कर दिया होगा, डेप्रिसिएशन क्या आ गई, 1,000। 2002 में भी यही किया होगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर चल रहा है, ये बताया हुआ उसने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन 2003 में वो कह रहा है आपका एस्टिमेट चेंज हो गया, अब आपकी रेजिडुअल वैल्यू इंक्रीज होकर 3,000 तक चली गई, 3,000 तक। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है। ये कॉस्ट है, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दी, 2013 के ऊपर 2003 के ऊपर इसकी कैरिंग वैल्यू निकाल लेनी है। कैरिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10,000। उस कैरिंग वैल्यू में से दूसरा काम क्या करना है, रेजिडुअल वैल्यू लेस करके डिस्पोजेबल डेप्रिशिएबल अमाउंट पे आ जाना। तो वो मैंने 3,000 लेस कर दे, 7,000 आ जाएगी, 3,000 लेस कर दी, 7,000 आ गई। साथ हमारी लाइफ भी रिवाइज होगी, हमारी लाइफ अब चलेगी 5 पे, पहले 10 पे थी अब 5 पे चलेगी, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। समझ आई? तो आपके पास डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, 1,400। इसी तरह 2014 में भी आपके पास क्या आ जाएगी, 2004 में भी क्या आ जाएगी, 1,400। कोई प्रॉब्लम, अगर लाइफ चेंज हो या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो तब कैसे हैंडल करना है, अगर मेथड चेंज हो स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में जाए तब कैसे हैंडल करना है। इस सवाल को नोट कर लें या आप लोग खुद करेंगे?
इसको भी नोट कर लें आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है भैया, नोट कर लें। हिंट दे देता हूँ फिर भी, ये आपके पास कॉस्ट है, ये रेजिडुअल वैल्यू इसमें से लेस कर दें, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है 6 साल, उस पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जो डेप्रिसिएशन आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उसको कॉस्ट में से लेस कर दें तो आप नेट बुक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या आपके पास इतने का परचेज किया हमने 5 साल के लिए, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, स्ट्रेट लाइन हमने यूज़ करना है, तो सिंपल 60,000 डिवाइड बाय 5 एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास। लेकिन ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी, ईयर हमारा 1 जनवरी से दिसंबर तक का, तो हमें तो 1 मई से लेनी है, जब अवेलेबल फॉर यूज़ था 1 मई से लेंगे ना, तो 8 माह की डेप्रिसिएशन लेनी है। बस इस क्वेश्चन में ये बात है, जो भी डेप्रिसिएशन आएगी उसको 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 कर देना। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को आपने यूज़ करना है, रेट दिया हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, जो अमाउंट आएगी डेप्रिसिएशन वो लेस करके कैरिंग वैल्यू पे जाएंगे, फिर उसका 25% लेंगे, फिर उसको लेस करेंगे कैरिंग वैल्यू से, फिर 25% लेंगे, फिर लेस करेंगे कैरिंग वैल्यू से। ये भी हम लातादाद क्वेश्चन करके आए हैं पीछे। सम ऑफ डिजिट्स मेथड से यूज़ करना है, 5 साल है, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा ना, वो n इंटू n प्लस 1/2 करेंगे, तो ये हमारे पास है वैल्यू, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मेथड, उसको यूज़ करते हुए आप इसका आंसर निकाल लेना। ये 2 पे मांगा, कैरिंग वैल्यू ये 2 पे आएगी 184,000, को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, लैंड की वैल्यू इतनी है, तो अब क्या करेंगे, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, तो प्रॉपर्टी में से लैंड निकाल देंगे, 3 मिलियन की बिल्डिंग बच जाएगी, 3 मिलियन को डिवाइड कर देंगे 50 से, अपने पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, टी अकाउंट के लिहाज से भी आप देख लें, ताकि आपका टी अकाउंट भी रिवाइज हो जाए। तीन टी अकाउंट आपके पास बनते हैं, एक आपके पास नॉन करंट एसिड का, जिसे आप पीपीई भी में भी, पीपीई भी वहाँ पे आता है, आप पीपीई के नाम से बना सकते हैं, नॉन करंट एसिड के नाम से भी बना सकते हैं। एसिड का आपके पास ब्रॉड डाउन जो है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, वो आपके पास इस साइड पे आएगा, और कैरी डाउन उसका इस साइड पे आएगा। कोई अगर आप न्यू चीज़ लेंगे कैश के ऊपर, तो वो इधर आ जाएगी। ये मैं आपको एसिड अकाउंट बना के दिखाया, पीछे लेजर की रिवीजन क्लास में भी हमने डिटेल में बनाया था वो। अच्छा, एक और अकाउंट बनेगा आपके पास, डेप्रिसिएशन और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है, तो डेप्रिसिएशन आपके पास यहाँ पर डेबिट हो जाएगी, जो भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही होगी, और ये डेबिट किसकी वजह से होगी, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से ये डेबिट हो जाएगी, और ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, इसका ब्रॉड डाउन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का इस तरफ आता है, और कैरिड डाउन इसका डेबिट साइड पे आता है। डेप्रिसिएशन से जाती है P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट होता है, इसका ना ओपनिंग होता है ना क्लोजिंग होता है, इसमें जो भी अमाउंट होती है वो सारी जाती है P&L के अंदर, मतलब इस साइड पे जो भी अमाउंट आएगी
वो इधर जाके पी एंड एल में चली जाएगी, पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ आई टी अकाउंट की सिचुएशन। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो एसेट को आप किस तरह लिखेंगे, एसिड में से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके फिर लिखेंगे, एसिड माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो यहाँ पे कैरी डाउन आ रहा होगा एसिड का, उसमें से ये डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कैरिंग अमाउंट होगी या नेट बुक वैल्यू होगी, उसको आप लिखेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास क्या जाएगा, पी एंड एल में, वो आपके पास ये चीज़ जाएगी। ठीक है, जब हम एस ओ एफ पी एस ओ सी आई बनाएंगे तब भी आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अभी सिर्फ मैंने आपको टी अकाउंट से एक दफ़ा इसको रिकॉल किया इस चीज़ को, ताकि आपको समझ आ सके कि यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली। अगर कहीं आपको इस तरह की सिचुएशन हैंडल करनी पड़े तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, टेस्ट लाजमी रहे। ठीक है, आप SC लर्निंग के ऊपर कांटेक्ट कर लें, उनसे टेस्ट की इंफॉर्मेशन ले लें। अगर चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे सकते तो सिर्फ एटलीस्ट मिड या मॉक लाजमी दें, मॉक तो हर हाल में दें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिवीजन क्लास में हम लोग जो है वो ISA 2 इन्वेंट्री को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।